हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर फोर क्लास। आज हमारी चौथी क्लास होगी यहाँ पे। तो थर्ड क्लास में मैं आपको यहाँ पे दो पॉइंट बताना भूल गई थी, इसलिए आज मैंने इस इमेज को दोबारा ऐड किया है। तो मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ तो मैंने बता दिया था। इस पॉइंटों में से ये बता दिया था, ये सभी बता दिए थे। यहाँ पे जो दो पॉइंट थे कि जो था एक सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। तो सामंती व्यवस्था क्या होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सामंती व्यवस्था मध्य भारत में, मध्य यूरोप में चली आ रही थी, एक व्यवस्था थी। उसमें क्या होता था कि जो जमीन होती थी उसका जो मालिक होता था वो राजा हुआ करता था। और राजा क्या किया करता था, अब इतनी सारी जमीन को राजा तो देख नहीं सकता था कि वो ही सारी जमीन की देखभाल करेगा। तो वो क्या किया करता था, सामंत नियुक्त किया करता था। जैसे एक इमेज से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक जैसे पिरामिड बना हुआ है। यहाँ पे ये जो है हमारा वो राजा है, और यहाँ पे ये क्या है, सामंत है। और फिर यहाँ पे हमारे सैनिक आ जाया करते थे जो इसकी देख के लिए लगाए जाते थे। और फिर क्या आ जाया करता था, फिर आ जाया करता था लास्ट में हमारा मजदूर, जो इस जमीन की देखभाल किया करते थे। तो पहले राजा हुआ करता था, फिर सामंत, फिर वो सैनिक नियुक्त किया करता था देखने के लिए। और फिर मजदूर आ जाया करते थे जो उसमें क्या किया करते थे, सेवा किया करते थे। और कर के रूप में जो है राजा को अपनी फसल का बहुत बड़ा हिस्सा जो थे वो दिया करते थे। और फिर था हमारा यहाँ पे सेकंड कारीगरों के लिए श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटाया जाना। तो श्रेणी संघ क्या होता है यहाँ पे, तो क्या हुआ करता था, एक बाजार हुआ करती थी, उसमें कुछ व्यापारी हुआ करते थे। सपोज जैसे एक कपड़े की फैक्ट्री होती है या एक मतलब बाजार होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी रहा करते थे। और वो एक दाम निश्चित कर दिया करते थे कि अगर आप मतलब 10 व्यापारियों का संघ है, तो उन्होंने एक दाम निश्चित कर दिया कि अगर हम 10 का देंगे या 20 का देंगे, तो सभी क्या देंगे, 10 या 20 का ही देंगे। ना कोई घटा सकता था और ना ही कोई बढ़ा सकता था। तो इसको भी यहाँ पे क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैं उस क्लास में आप लोगों को बताना भूल गई थी। अब यहाँ से हम अपने न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब था हमारा नेपोलियन और फ्रांसीसी सेना का आगमन, शुरुआत और स्वागत। तो क्या होता है, अब हमने नेपोलियन कोड के बारे में, नेपोलियन की अच्छाई बहुत ज्यादा पढ़ी थी कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है आगे जा करके। तो जब फ्रांसीसी सेनाएं मिलान, वारसा, ब्रुसेल्स, मतलब काफी सारे राज्यों में पहुंचती हैं, तो क्या किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। लोगों को क्या लग रहा था कि अब क्या है, जैसे फ्रांस जो है वो आजाद हो चुका है, तो वो उनकी सेनाओं को भी आजादी के रूप में देख रहे थे कि अब वहां की सेनाएं आ रही हैं, हम लोगों को भी क्या कराएंगी, याद कराएं, वो हम लोगों को भी आजाद कराएंगी। तो पहले तो उनका बहुत स्वागत किया जाता है, लोग बहुत उत्साह पूर्वक स्वागत करते हैं उनका। लेकिन जनता की उम्मीदें, लोगों को लगा कि फ्रांसीसी सेनाएं उनके लिए आजादी लेकर आई हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें समाज में समानता और स्वतंत्रता मिलेगी। जब इतनी बड़ी उन्होंने क्रांति देखी, तो उनको भी क्या उम्मीद हो गई थी कि अब समाज में उनको भी समानता मिलेगी, कानूनी रूप से समानता का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी उम्मीदें ज्यादा देर तक नहीं रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब लोगों का जो खुशी है, वो जो उत्साह है, वो दुख में बदलने लगेगा, गुस्से में बदलने लगेगा। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेपोलियन को लोग बहुत अच्छा समझ रहे थे ना, अब यहाँ पे क्या होगा, उनकी जो अच्छा समझ रहे थे, उनका जो भ्रम था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये हेडिंग भी है कि उत्साह का मोह भंग में बदलना, अल्पकालीन खुशी मतलब कम समय की खुशी लोगों को। और इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण भी यही होता है कि जो नेपोलियन कुछ बदलाव करता है, कुछ कुछ तो अच्छे थे, लेकिन कुछ जो थे वो बहुत जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिससे क्या होता है, जनता बहुत ही ज्यादा उससे गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पे इसका पहला कारण देखते हैं हम कि कर में वृद्धि। पहला कारण था कर में वृद्धि। तो नेपोलियन जो है वो कर में वृद्धि करता है।
युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए जनता से ज्यादा टैक्स वसूल करना। जनता को पहले भी यही दुख था कि क्या किया जाता था, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। अब भी क्या होगा, अब भी जनता से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, तो जनता क्या हो जाएगी, इससे नाराज हो जाएगी। अब युद्ध नेपोलियन करे और उसका जो दुख है वो जनता क्यों उठाए। फिर यहाँ पे सेकंड था सेंसरशिप। यहाँ पे एक वर्ड है सेंसरशिप, तो इसमें क्या होता है, अखबारों और विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसमें ऐसा होता है कि मतलब अब हमें क्या है, हर चीज की स्वतंत्रता रहती है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अखबारों में कुछ भी छपता है, किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब नेपोलियन आते हैं तो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सेंसरशिप करते हैं। मतलब आप अगर कुछ भी अखबार में छपना होगा तो वो पहले वहाँ की शासन को दिखाया जाएगा, अगर वो उस शासन के खिलाफ होगा तो यहाँ पे वो नहीं छपेगा। किसी भी सामग्री को छापने से पहले शासन की अनुमति, मतलब अब जब अनुमति लेंगे तो क्या होगा, शासन के खिलाफ थोड़ी ना वो छापेंगे, शासन के लिए अच्छी बातें ही यहाँ पे आएंगी। फिर तीसरा था जबरन भर्ती। यहाँ पे क्या होता है, फोर्सफुली सेना में लोगों की भर्ती कराई जाती है, किसी का मन हो या ना मन हो तो क्या होगा, यहाँ पे नेपोलियन उनको सेना में भर्ती कराएंगे। और भर्ती क्यों कराते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करने होते हैं, बहुत सारे युद्ध करने होते हैं और युद्ध के लिए उनकी सेनाओं का बड़ा होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए नेपोलियन यहाँ पे क्या करते हैं, जबरदस्ती लोगों की सेना में भर्ती कराते हैं, जिससे लोग यहाँ बहुत ही ज्यादा नाराज होने लगते हैं नेपोलियन से। तो पहले तो नेपोलियन को लोग बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे पता चला लोगों को कि नेपोलियन कैसा है, तो लोगों ने क्या कर दिया, उससे नफरत करना स्टार्ट कर दिया। लोगों के मन में नेपोलियन के प्रति बुराई उत्पन्न होने लगी। फिर है यहाँ पे, अब क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये हमारी थोड़ी सी न्यू हेडिंग है। इसके बाद हम नेपोलियन के बारे में भी और जानेंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं कि पहले यूरोप कैसा था। तो जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पहले कोई मतलब बहुत बड़ा राज्य नहीं था, ना किसी का अलग से संविधान था, राजा राज्य करते थे। तो सब जगह ऐसा ही माहौल था, भारत में भी ऐसा ही माहौल था। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ये क्या थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। फिर मध्य व पूर्वी यूरोप में राजशाही शासन था। राजशाही शासन आप लोगों को काफी बार बताया गया कि राजशाही शासन जैसे क्या होता है कि जो राजा है, राजा के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इसी तरह जो मतलब राजाओं की पीढ़ियां चलती रहती है, यही राजशाही शासन होता है। राजा योग्य हो या योग्य नहीं हो, वही राजा के बाद, राजा का जो पुत्र होगा वही उसके बाद यहाँ पे राजा बनता है। तो यहाँ लोगों की अलग भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों से उनमें कोई साझा पहचान नहीं थी। यहाँ जो लोग थे वो अलग अलग जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग थे। फिर यहाँ पे हैप्सबर्ग साम्राज्य में कई अलग अलग भाषाएं, जातियों और संस्कृति वाले लोग रहते थे। तो यहाँ हैप्सबर्ग में भी क्या था, अलग अलग जातियों वाले, अलग अलग भाषाओं वाले लोग रहा करते थे। फिर है यहाँ पे थर्ड, राजनीतिक एकता की भावना नहीं थी, सिर्फ राजा के प्रति वफादारी उन्हें आपस में एक समान बनाती थी। अब जब क्या होगा, जब हम आपस में रहेंगे और हमारी भाषा ही मैच नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, तो हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे की बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, एक दूसरे की संस्कृतियां अलग होंगी, तो कैसे चल पाएगा, आगे कुछ लोग कर ही नहीं सकते। तो फिर फोर्थ है हमारे यहाँ पे, राष्ट्र की भावना तब और उत्पन्न हुई जब लोगों के मन में यह विचारधारा आई कि लोग एक ही संस्कृति और इतिहास वाले लोग एक राष्ट्र बनाकर स्वशासन करें। अब जब लोगों के मन में ये भावना जागृत होगी कि क्या हो, जब सभी की भाषाएं अलग है, जातियां अलग है, लेकिन इनको अलग ना करते हुए इनको समझने की कोशिश किया जाए और एक ही जातियां बना ली जाए और एक ही भाषाओं में लोग बोल चाल ये सब करने लगे, तो इससे क्या हो, लोग एक दूसरे की बात को समझेंगे। और जब बात को समझेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो एक दूसरे के पास उनके विचार जो हैं एक दूसरे से आदान प्रदान होंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्रवाद का उदय माना जाएगा यहाँ से। फिर है यहाँ पे 1804 ईस्वी में उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ। तो उदारवादी क्या होता है, जो क्या होता है, दो पक्ष थे,
एक रूढ़िवादी था और एक उदारवादी था। जो रूढ़िवादी था वो क्या चाहता था, वो पुरानी व्यवस्था ही चलाना चाहता था। पुरानी व्यवस्था क्या थी, राजशाही ही चलाना चाहता था। और जो क्या था, जो उदारवाद के लोग थे वो क्या चाहते थे, वो स्वशासन चाहते थे। मतलब एक अलग से क्या चाहते थे, एक राजा चाहते थे। राजा जो क्या करे, सबको समान कानून हो, सभी के लिए समान अधिकार हो, वो ऐसा चाहते थे। तो उदारवाद का मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा मूल लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है मुक्त। जिसका अर्थ क्या है यहाँ पे, मुक्त। नए विचार वाले लोग। नए वर्ग के लिए उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता और कानून के समक्ष की समानता को सभी की समानता को समर्थन करते थे। वो यही चाहते थे कि क्या हो, यहाँ पे सभी लोग आपस में क्या हो, एक ही समर्थन से चले यहाँ पे। अब है यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पुराने लोग जो थे यहाँ पे दो पक्षों में विभक्त है, एक पुराने लोग और ये है नए वर्ग के लोग। तो अब जो पुराने वर्ग के लोग होंगे, पुराने वर्ग यानी जो रूढ़िवादी को समर्थन देगा, जो चाहेगा कि राजा के बाद उसका पुत्र ही क्या बने, राजा बने, या जो राजा राज्य कर रहा है वही राजा यहाँ पे राज्य करे। और जो नए वर्ग होगा वो यहाँ पे क्या होगा, यही यहाँ पे उदारवाद कहलाता है। वही यहाँ पे उदारवादी कहलाता है। तो उदारवादी का क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नए कानून की व्यवस्था की जाए जो लोगों को एक समान दृष्टि से देखे। फिर है यूरोप की स्थिति। यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था पहले, जैसा अब दिख रहा है। पहले वैसा कहीं यूरोप वैसा बिल्कुल नहीं था कि वहाँ सब छोटे छोटे राज्य थे और राजा वहाँ पे राज्य करते थे, और लोगों को क्या किया जाता था, अलग अलग देखा जाता था। किसी को ऊंचा देखा जाता था, किसी को नीचा देखा जाता था, कोई राज्य नहीं था जैसा अब बन चुका है यहाँ पे। फिर है यूरोप का समाज। यूरोप का समाज जो है वो हमारा दो वर्गों में यहाँ पे विभक्त है। एक था अमीर वर्ग और दूसरा था गरीब वर्ग। तो जो अमीर वर्ग हुआ करता था उसको क्या हुआ करते थे, यहाँ पे विशेष अधिकार दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे यहाँ पे, विशेष अधिकार। यहाँ पे विशेष अधिकार दे दिए जाते थे। और यहाँ पे क्या था, गरीब वर्ग, इसको क्या किया जाता था, यहाँ पे कर का भार रहता था। तो मोस्टली दो वर्ग में था। लेकिन अब क्या होता है, इसी जब समाज में ये सब चल रहा होता है तो इसी समय यहाँ पे क्या होता है, एक औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति क्या होती है, औद्योगिक क्रांति पहले तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति रही है। तो वहीं से क्या निकल के आता है, वहीं से हमारा उदारवादी मध्यम वर्ग निकल के आता है। अब क्या होगा, जब जो गरीब वर्ग होगा और जो अमीर वर्ग होगा वो क्या करेंगे, अब जो अमीर वर्ग है उनको तो विशेष अधिकार है, और जो गरीब वर्ग है उनको विशेष अधिकार नहीं है। तब यहाँ पे क्या होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति क्या होगी, जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी जो है कंपनियां हमारी यहाँ पे डेवलप होने लगी थी, बनने लगी थी। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोग क्या होते हैं, जो उदारवादी मध्यम वर्ग में आते हैं, तो वो यही गरीब वर्ग से निकलते हैं। ये क्या करते हैं, जब इनके साथ काम करते हैं तो क्या करते हैं, ये थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। और पैसा कमाने के बाद क्या हो जाता है, ये लोग शिक्षित हो जाते हैं, और शिक्षित होने के बाद क्या होंगे, ये उदारवादी जो लोग हैं उनके पक्ष में जाएंगे। और यहीं से क्या होता है, यही जो कुछ हद तक जो अमीर बन जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि जो अमीर वर्ग थे वो नहीं, जो कुछ अमीर बनते हैं जिन्हें आज की लैंग्वेज में मिडिल क्लास बोलते हैं। तो ये वहां पे यही था, जो लोग इस क्रांति से थोड़ा बहुत पैसा कमा के पढ़ लिख जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मध्यम वर्ग का उदय होता है। तो यहाँ पे है मध्यम वर्ग। यूरोप में राष्ट्रवाद उद्योगपति व्यापारी पेशेवर। यहाँ पे जो मध्यम वर्ग में होगा वो कौन कौन होंगे, उद्योगपति व्यापारी यही होंगे, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी है।
तो यहाँ पे क्या होंगे, यही सब लोग यहाँ पे हमारे मध्यम वर्ग में होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है उदारवाद। अब यहाँ पे उदारवाद क्या है? उदारवाद जो है यहाँ पे, इसे 3 प्रकार से माना जा सकता है। पहला है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक। तो राजनीतिक क्या है? लोगों की आजादी। राजनीतिक क्या है? लोग क्या चाहेंगे? अपने लिए आजादी चाहेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ है कानून में समानता। यहाँ लोगों को कानून में समानता चाहिए होगी और सहमति से सरकार, मतलब सहमति से सरकार चलाने का मतलब ये है कि अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें जनता का भी निर्णय शामिल हो। ये नहीं कि राजा कोई भी फैसला सुना देगा, वो सही हो या गलत हो, वो जनता के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो यहाँ से सहमति से सरकार चलाना क्या था, इसका एक उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य था। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा, बाजार की स्वतंत्रता। फिर दूसरा है राज्य प्रतिबंध बंद होना, सीमा शुल्क, जुलॉवरिन। फिर है व्यापार परेशानियां समाप्त। फिर है मुद्रा 30 से घटाकर 2 ही। इसके बारे में आगे थोड़ा सा हम जानेंगे कि बाजार की स्वतंत्रता क्या थी, क्या नहीं थी, राज्य प्रतिबंध होना क्या था, सीमा शुल्क क्या थी। फिर है सामाजिक कारण, जिसमें क्या था, पुरानी रीतियों को सही मानना। जो लोग रूढ़िवादी थे वो क्या करते थे, पुरानी रीतियों को सही माना करते थे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख रहे हैं हम कि जुलॉबरिन जो है वो क्या होता है। तो नेपोलियन के समय में 29 राज्यों का एक संघ बना हुआ था। मतलब क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे, ये एक हमारा एक हमारा क्या है, संघ है। यहाँ पे 29 इस तरह के छोटे छोटे राज्य थे। यहाँ पे इसका एक क्या बना हुआ था, 29 राज्यों का एक संघ बना हुआ था। तो हर राज्य की अपनी मुद्रा होती थी, मुद्रा और माप तौल थी। ये नहीं कि हर जगह की एक होगी, हर जगह की क्या होती थी, अपनी अपनी मुद्रा होती थी, अपनी अपनी करेंसी होती थी। फिर है एक ही व्यापारी को कई राज्यों से गुजरते हुए 11 बार सीमा शुल्क देना पड़ता था। मतलब अगर वो कहीं से जा रहा है, अगर वो उस जगह से निकलेगा तो उसे बार बार क्या देना होगा, सीमा शुल्क देना होगा। वहां जाने के लिए, एंट्री देने के लिए वहां के क्या देना होगा, उसे शुल्क देना होगा, कर देना होगा। और यहाँ पे भी क्या था कि अगर क्या होगा, मुद्रा एक जैसी नहीं चलेगी। अगर जैसे आज हमारा शासन चल रहा है, तो अब हम ये नहीं है कि हम गुजरात जाते हैं या मध्य प्रदेश जाते हैं तो हमें उसके लिए अलग करेंसी देनी होगी। और जैसे भारत में क्या चलता है, हमारे भारत में यहाँ पे रुपया चलता है। तो हम भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं तो हमें वहां पे क्या देना होगा, वहां पे रुपया ही चलेगा हमारा। ये नहीं कि हम कहीं कुछ चलाएं कहीं कुछ चलाएं। तो इससे क्या होगी, इससे जनता को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा था, वही था कि हर राज्य की अपनी मुद्रा थी, अपनी माप तौल थी। फिर है इल, नाम की कपड़ों की माप हर राज्य में अलग अलग थी। ये क्या है, एक कपड़ों की माप है। तो कहीं पे कैसे मापा जाता था, 54.7 सेंटीमीटर मापा जाता था, कहीं 65.6। तो ये भी क्या था, अलग अलग था। और व्यापार में बहुत दिक्कतें, इससे क्या होता था, व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। जब आप एक जगह जाएंगे, 2 जगह जाएंगे, आपको हर बार सीमा शुल्क देना होगा और आपको करेंसी जो है, मतलब मुद्रा जो है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जनता को करना होता है। अब क्या आता है हमारा यहाँ पे, वाटरलू की लड़ाई। यहाँ पे ये इतिहास की प्रमुख लड़ाइयों में से क्या है, एक है वाटरलू की लड़ाई। तो ये लड़ाई पहले तो कब होती है, ये लड़ाई जो होती है वो है 18 जून 1815 को। ये लड़ाई कब होती है, 18 जून 1815 ईस्वी को होती है। और स्थान कौन सा होता है, वर्तमान बेल्जियम में स्थित है। फिर है मुख्य प्रतिद्वंदी, मतलब जो मुख्य होते हैं प्रतिद्वंदी, वो फ्रांसीसी सेना बनाम मित्र देशों की सेना।
क्या होता है इसमें, फ्रांसीसी सेना को करारी हार मिलती है। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे अब हम किस में आ गए हैं, यहाँ पे हम नेपोलियन में आ गए हैं। किस में आ गए हैं, नेपोलियन में। चीजों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा कि यहाँ हम कहाँ आ गए हैं, नेपोलियन में। यहाँ हम नेपोलियन में अब आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटरलू की लड़ाई होती है, और किसके बीच में होती है, फ्रांसीसी सेना के बीच में होती है ये लड़ाई। और इसका नतीजा क्या होता है, फ्रांस की सेना को जो है वो करारी हार देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेपोलियन जो होगा वो बुरी तरह से क्या हो जाएगा, हार जाएगा। इसमें नेपोलियन मुख्य कमांडर कौन रहते हैं, फ्रांस की तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट रहेंगे। फिर जो मित्र राष्ट्र रहेंगे उसकी तरफ से ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मन राज्यों की संयुक्त सेनाएं। फिर फील्ड मार्शल ब्लूचर, ये पर्शिया की तरफ से होते हैं हमारे। तो जब ये लड़ाई होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेपोलियन होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो होती है वो 4 सेनाएं होती है। और नेपोलियन की तरफ से क्या होता है, सिर्फ मुख्य रूप से नेपोलियन ही यहाँ का नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नेपोलियन यहाँ पे हार जाते हैं। और जब नेपोलियन यहाँ पे हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेपोलियन को मृत्यु दंड नहीं मिलता है, बट नेपोलियन को क्या दे दिया जाता है, देश निकाला दे देता है, वहां से उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, नेपोलियन की मैं यहाँ पे 1821 में यहाँ पे नेपोलियन क्या हो जाएगी, नेपोलियन की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाएगी, तुरंत ही जब वो हारते हैं। हारते कब हैं, तो 1815 में ईस्वी में इनकी जब लड़ाई होती है तो यहीं पे ये हार जाते हैं। परंतु क्या हो जाता है, इनको तुरंत मारने का, या मारते नहीं है, मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, नेपोलियन को पहले देश निकाला दे देते हैं, उस देश से क्या कर देते हैं, वहां से बाहर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, 1821 ईस्वी में नेपोलियन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उन्हें सेंट हेला, कहाँ पे उनकी मृत्यु होती है, सेंट हेलेना द्वीप पे। सेंट हेलेना जो द्वीप होता है वहां पे क्या हो जाती है, नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से क्या होगा, नेपोलियन का चैप्टर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे की क्लास में देखेंगे कि वाटरलू की जो संधि होती है उसमें क्या क्या प्रमुख बातें होती हैं, कैसे होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।